वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स का एक न्यू केस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो टैक्स रिफंड से रिलेटेड था हमारा टॉपिक, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि नेक्स्ट हम सेल टैक्स की जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी तक जो हमने इनकम टैक्स के हैं वो टैक्स नोटिस डिस्कस किए हैं डिफरेंट टाइप्स के, और अपील्स हमने डिफरेंट टाइप्स की डिस्कस की हैं कि जब आपको टैक्स नोटिस आते हैं तो फिर आप टैक्स आर्डर आते हैं तो फिर आप अपील में कैसे जाते हैं, वहाँ पे आप अपने मामलात को कैसे फाइंड अप करते हैं। तो उसके बाद अगर अपील में आपका कोई डिसीजन जो है आपके अगेंस्ट आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है ट्रिब्यूनल का। तो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिब्यूनल के केस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ऐसा है कि अभी हमने टैक्स नोटिस डिस्कस किए हैं और इसके अलावा अपील्स हमने डिस्कस की हुई हैं और ट्रिब्यूनल का केस नहीं डिस्कस किया। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी हम ऐसा करते हैं कि इनकम टैक्स का हमारा टॉपिक चल ही रहा है, तो दो का केस जो है वो 2-3 केस में आपके साथ जो है, या एक केस आपके साथ किसी कंपनी का या वैसे इंडिविजुअल का केस आपके साथ शेयर करूं जो कि हम लेके चलें। तो सबसे पहले उसके हम टैक्स नोटिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपील ऑफिस में जाएंगे कि टैक्स नोटिस या टैक्स आर्डर आपको आ जाता है तो आप अपील में कैसे जाते हैं। उसके बाद अपील में अगर आपके डिसीजन आपके अगेंस्ट आता है तो फिर आप ट्रिब्यूनल में कैसे जाते हैं, वहाँ पे आप अपना केस कैसे वाइंड अप करते हैं। तो इस तरह ये होगा कि आपका जो केस है वो एक होगा और आपको 3 डिपार्टमेंट्स का पता चल जाएगा, तीनों डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का भी आपको पता चल जाएगा। इस तरह हमारा एक कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इनकम टैक्स के लिहाज से। उसके बाद जो है फिर हम सेल टैक्स के ऊपर जाएंगे। तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम ट्रिब्यूनल के केस डिस्कस नहीं किया है, अभी हम चले जाएंगे सेल टैक्स के ऊपर। तो फिर वापस हमें आना पड़ेगा इनकम टैक्स के लिए ट्रिब्यूनल के केस डिस्कस करने के लिए। तो अभी सेल टैक्स के केसेस को हम थोड़ा सा पेंडिंग में रख लेते हैं, अभी ट्रिब्यूनल का केस डिस्कस कर लेते हैं ताकि इनकम टैक्स आपको हर लिहाज से आपका वाइंड अप हो जाए। क्योंकि टैक्स नोटिस जो हैं वो टैक्स ऑफिस से आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, उनके रिप्लाईज वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद जो है वो हम अपील वाले डिपार्टमेंट को भी हम डिस्कस कर लेंगे, अपील वाले डिपार्टमेंट के साथ हम ट्रिब्यूनल को भी डिस्कस कर लेंगे। इस तरह सारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने आ जाएंगे, केस का भी आपको पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि आपको इस तरह का कोई केस आ जाता है तो आप उसको किस तरह इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हम एक प्राइवेट कंपनी का जो है वो केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इस जो अभी मैं केस आपके साथ शेयर करूंगा इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस का भी पता चल जाएगा, डिफरेंट सेक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, उनके नोटिस क्या होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या हो रही होती है, उनको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके नोटिस रियल लाइफ में जब आते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो भी आपके सामने आएंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने की मिलेंगी। अभी मैं केस जो है वो आपके साथ पहले एक छोटा केस जो है वो शेयर कर लेता हूँ कंपनी का ही, जिसमें जो है वो उसको 182 का पेनल्टी का ऑर्डर आता है और उसके बाद जो है वो उसको पेनल्टी भी लगती है। वो अपील में जाता है, वहाँ पे अपील में जाके जो है वो उस चीज़ को फॉलो अप करता है या नहीं करता है, इस अपील का क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, इसका फाइनल ऑर्डर अपील की तरफ से क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर एक और केस कंपनी का मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें हम जो है वो तीनों डिपार्टमेंट्स को लेके चलेंगे। तो अभी एक केस मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये पेनल्टी ऑर्डर है 182 का, ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर टू इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 फॉर कंसीलमेंट फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम। ये 182 का ऑर्डर उस वक्त आता है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अंदर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप प्रॉपर प्लेसेस पे प्लॉट नहीं करते, वहाँ पे नहीं लिखते उनके हेड्स के अगेंस्ट, या फिर आप उनकी जो अमाउंट्स हैं उनको किसी इररिलेवेंट सेक्शन में लिख देते हैं, या फिर आप अमाउंट ऐसे लिख देते हैं जिसकी वजह से टैक्स कमिश्नर होता है या टैक्स ऑफिसर जो होता है वो उसको डाउट होता है कि इसने ये इतनी अमाउंट ज़्यादा लिखी है, इसकी कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं प्रोवाइड किया, या फिर जो है वो इसने इस हेड की ज़्यादा अमाउंट आनी चाहिए थी, इसने कम लिखी है। तो इस तरह के जो सिनेरियोज बनते हैं उनकी बेसिस पे ये वाला 182 का जो है ऑर्डर आ जाता है। अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं इस ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है, फिर इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्लाइंट का मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद नीचे हम देख लेते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द ईयर
फॉर द टैक्स ईयर 2017 का हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं। 182 का पेनल्टी ऑर्डर आया हुआ है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं, जैसे ये 182 का है, नीचे 122 भी लिखा हुआ है, ये सेक्शंस आपने खुद रीड करने हैं। अगर मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा तो फिर आप ये जो है महदूद रहेंगे वीडियोस तक और आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे जाके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड के अंदर जो है वो प्रॉपर आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप खुद जाके टैक्स की बुक्स को रीड करें, वहाँ पे सेक्शंस को रीड करें। अगर आपको वो सेक्शन समझ नहीं आती 2-3 बुक्स से रीड करें और उसके अलावा आप उसको सर्च भी करें। आप उसके ऊपर वर्किंग जब करेंगे वो सेक्शन के ऊपर, जब आपको ग्रिप हो जाएगी तो आपको फिर ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ आएगी, आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर सकेंगे और ये जो चीज़ें जो हैं फिर आपको कभी भूलेंगी भी नहीं। तो इसलिए जितने भी सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे होते हैं वीडियो के अंदर, वो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से जाके सीखना है या फिर आपको अच्छी बुक मिल जाती है तो उस बुक से भी आप रीड कर सकते हैं। बेसिक जो पर्पस होता है वो सेक्शन आपको समझ आना चाहिए कि वो सेक्शन है क्या और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अब नीचे लिखा हुआ टैक्स पेयर बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑर्डर प्रोसीडिंग इन द इंस्टेंट केस फॉर फाइनलाइज्ड। ये ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है, आगे डेट सेक्शन जो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 122 डेटेड लिखी हुई है, टैक्स ईयर लिखा हुआ है, वेयर एडिशन अंडर सेक्शन 111 वर मेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये चीज़ जो है उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड बताया हुआ है कि पहले जो इसकी प्रोसीडिंग जो है 122 सेक्शंस के अंदर जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसका ऑर्डर का कोड ये था। उसके ऊपर जो है कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मेन चीज़ जो है वो नीचे है वो हम देख लेते हैं। अनएक्सप्लेन्ड बैंक क्रेडिट एंट्रीज जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं एज ए रेवेन्यू। अब ये है कि जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे जब कंपनी की टैक्स रिटर्न होती है तो उसके लिए, या बिज़नेस आपका इंडिविजुअल बिज़नेस होता है, जब उसकी हम टैक्स रिटर्न करते हैं तो मोस्टली जो है वो हम आपका जो बैंक अकाउंट होता है जो आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका इंडिविजुअल बिज़नेस है या कंपनी का, तो वहाँ पे जितनी भी आपकी क्रेडिट एंट्रीज हुई होती हैं उसकी बेस पे हम उसका रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। या अगर आपका कोई सैलरी इनकम आ रही है तो फिर आपको तो पता होता है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो वो आप उस हिसाब से लिख लेते हैं। या आपके पास मंथली सैलरी स्लिप्स होती हैं तो आप उनकी बेस पे आप अपनी एनुअल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कंपनी या बिजनेस की सूरत में आप अपने बैंक अकाउंट को ही देखते हैं, जो आप बैंक अकाउंट उस बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें वो उन्होंने ये जो 1.5 मिलियन जो ऊपर लिखी हुई है अमाउंट, ये वाली, ये फर्स्ट लाइन वाली, ये उसने बैंक के अंदर जो है वो क्रेडिट इंट्रीज हुई है, मतलब अमाउंट जो आई हुई है वो 1.5 मिलियन की है और ये उसने अपना रेवेन्यू डिक्लेयर किया हुआ है अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। अब ये है कि उसने में भी इसकी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो गलती की हो कि उसने इसका ब्रेकअप ना किया और जस्ट जाके रेवेन्यू के अंदर इतनी अमाउंट लिख देती हो, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे बिजनेस की टैक्स रिटर्न के अंदर आपके साथ मैंने एक दफ़ा आपका इसका फॉर्मेट भी शेयर किया था, वहाँ पे हमने ब्रेकअप करनी चीज़ें भी देखी थी कि वहाँ पे चीज़ें होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की आपने करनी होती है, परचेजेस की आपकी एंट्रीज आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स की होती हैं, या डायरेक्ट जो रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। फिर इसके अलावा जो इनडायरेक्ट होते हैं वो सेपरेट लिखे जाते हैं। तो मे भी इसने ये ब्रेकअप ना किया हो तो डायरेक्ट अमाउंट इसने लिख दी हो, तो इसकी वजह से भी इसको नोटिस आ सकता है, या इसने ब्रेकअप जो किया है वो भी गलत किया हुआ हो, उसकी वजह से भी इसको ये नोटिस आ सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अनएक्सप्लेन्ड बैंक क्रेडिट एंट्रीज हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिनेरियोज़ की वजह से जो है आपको ये पेनल्टी या 182 का ऑर्डर आ सकता है, या इसके अलावा ऑडिट का भी एक आपको नोटिस आता होता है, जिसमें वो आपके फर्दर डिफरेंट हेड्स जो होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपसे मांग लेते हैं कि आपने इसके हेड के अंदर इतनी अमाउंट लिखी हुई है, इसकी एक्सप्लेनेशन दें, इसका ब्रेकअप प्रोवाइड करें कि ये इतनी अमाउंट आपने कंबाइन करके इतनी ज़्यादा या इतनी कम क्यों लिख दी हुई है। तो ये चीज़ें डिफरेंट सिनेरियो की बेस पे भी आ सकती हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अनएक्सप्लेन्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेट लोन। अच्छा, जब टैक्स रिटर्न के अंदर बैलेंस स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे नीचे एंड पे आते हैं तो वहाँ पे ये हमने टैक्स रिटर्न्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को देखा भी हुआ है, पहले भी हम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट देख चुके हैं। उसमें सबसे एंड पे जो है आपका जो लोन सेक्शन होता है या बोरिंग सेक्शंस होता है, जिसमें आप ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी से कोई लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो वो आपकी अमाउंट कितनी है। तो ये इसने 12 मिलियन की अमाउंट लिखी हुई है, ये वाली सेकंड नंबर वाली जो अमाउंट है 12 मिलियन की। अब ये देखें कि ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये अमाउंट कम होती, ये 12 मिलियन ना होता, ये वाला ये जस्ट एंड वाली अमाउंट होती, सिर्फ इतनी अमाउंट 1,50,000 की, तो मे बी इसका ये वाली
हेडिंग जो है ना यहाँ पे ना लिखी होती। अब ये है कि 12 मिलियन कोई अमाउंट छोटी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांगी है कि ये 12 मिलियन का आपने लोन कैसे ले लिया। जाहिर सी बात है, इतनी जब अमाउंट होगी लोन की तो लोन अगर आपने अपने डिक्लेयर किया तो इसके प्रॉपर चैनल्स के जरिए भी आया होगा। जिस बंदे ने आपको ये लोन दिया हुआ है उसने भी अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो शो किया होगा, और ये लोन की जो अमाउंट की एंट्रीज हैं वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर होंगी दोनों पार्टीज के। अब ये तो नहीं है कि आपने किसी एक बंदे से 12 मिलियन का लोन लेके अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर शो करवा दिया और ना तो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर इतनी की अमाउंट की जो है वो इंक्रीज हुई हैं। बेशक वो ब्रेकअप के थ्रू हुई हों, लेकिन होनी तो चाहिए ना, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। और दूसरा एविडेंस ये भी होना चाहिए कि जिस बंदे ने आपको इतनी अमाउंट दी है लोन की उसने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर भी शो की हो कि मैंने इतनी अमाउंट जो है वो इस ईयर में दी हुई है, या बेशक उसका ब्रेकअप भी हो। तो इसलिए दोनों पार्टीज की टैक्स रिटर्न के अंदर कितनी ज़्यादा अमाउंट लाजमी होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड करती हैं। या अगर उसकी ये 12 मिलियन की अमाउंट एक साल की नहीं थी या डिफरेंट पार्टीज़ की थी तो फिर उसको चाहिए था कि इसको वो डिफरेंट पार्टीज़ की हेड्स की नेम के साथ जो है वो शो करता कि इस पार्टी से इतना लोन लिया है, इस पार्टी से इतना लोन लिया है, इस ईयर में लिया है, इस चैनल के ज़रिए लिया है। तो ये ब्रेकअप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर भी वो प्रोवाइड कर सकता था। अब ये अमाउंट अगर इकट्ठी लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है अब इसकी बैंक क्रेडिट की एंट्रीज भी चेक की जाएंगी और दोनों पार्टीज़ की टैक्स रिटर्न्स भी चेक की जाएंगी कि दोनों पार्टीज़ की टैक्स रिटर्न्स के अंदर ये प्रॉपर सेम अमाउंट है या नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने इसका टोटल किया हुआ है 13 मिलियन जो है। अब ये टोटल जो अमाउंट उन्होंने की हुई है कि ये 1.5 मिलियन और 12 मिलियन वाली जो अमाउंट है इसका टोटल जो है वो 13 मिलियन है। ये हमें इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तो ये टैक्स पेयर जो है इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है, इसका एविडेंस वगैरह देता है, इसको फॉलो अप करता है और जो इसके ओरिजिनल एविडेंस प्रोवाइड करके टैक्स कमिश्नर को वो सेटिस्फाई कर देता है अपने एविडेंस के थ्रू, तो फिर जो है कि ये वाला केस जो है ये ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज जो है इसकी एक्सप्लेनेशन अगर वो प्रॉपर नहीं देता, इसको फॉलो अप प्रॉपर नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगेगी। वो यही कंसीडर करेंगे कि इसने ये जो है ये अमाउंट ये गलत लिखी हुई या कंसीलमेंट की हुई या किसी चीज़ की प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई हुई, तो इसलिए हम इसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाएंगे और जो है वो पेनल्टी फिर टैक्स पेयर को पे भी करनी पड़ेगी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके केस के अंदर नेक्स्ट चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन लाइट ऑफ फोरगोइंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम ₹13 मिलियन शुड एस्टेब्लिश एंड देयरफॉर अट्रैक्ट पेनल्टी प्रेस्क्राइब। आगे पैरा नंबर है, टेबल का नंबर दिया हुआ है, सेक्शन है 182 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम इक्वल टू द अमाउंट टैक्स अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इनकम टैक्स डेटेड मार्च 2021। अब यहाँ पे यही बात उन्होंने की हुई है कि ये 13 मिलियन की जो अमाउंट है वो हम उसको कंसीलमेंट ऑफ इनकम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको ऑलरेडी जो है वो एक 122 सेक्शन के अंदर जो है वो एक ऑर्डर या एक टैक्स नोटिस के जरिए वो आपको पहले भी हमने बताया था। और आपकी ये जो अमाउंट है 13 मिलियन की, इसके ऊपर हम पेनल्टी जो है वो चार्ज करेंगे। अब इसके बाद जो है वो ये जो सब सेक्शन 122 के अंदर जो उनको पहले ऑर्डर आ चुका है या टैक्स नोटिस आ चुका है, अगर उसके ऊपर वो अपनी प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन देता है, उसके ऊपर इसका ब्रेकअप देता है इस अमाउंट का और एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, तो उसको ये 122 का जो नोटिस है इसके बाद जो है 182 की पेनल्टी वाला नोटिस जो है ये ऑर्डर जो है वो कभी भी ना आता। लेकिन ये है कि उसने उन चीज़ों को प्रॉपर जो है वो वाइंड अप की तरफ नहीं लेके गया, उसको फॉलो अप नहीं किया, अपने एविडेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किए, इस वजह से उसको जो है वो 182 का नोटिस आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेनल्टी प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड थ्रू इशुएंस ऑफ शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर कंसीलमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम वाइड बार कोड डेटेड लिखा हुआ है, फॉर कंप्लायंस डेट लिखी हुई है विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। अब यहाँ पे ऊपर जो है उन्होंने सेम वही जो पहले उनको ऑर्डर आ चुका है 122 का प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर की, उसके बारे में उन्होंने दोबारा बताया हुआ है कि वो प्रोसीडिंग जो है वो हमने जो लिखी थी उसके अंदर जो चीज़ें हमने मेंशन की थी वो ये हैं। ऑर्डर प्रोसीडिंग इन द इंस्टेंट केस फॉर फाइनलाइज्ड, जिसका कोड नंबर ये था ऑर्डर का, सेक्शन उसका 122 था, डेट उसकी थी, टैक्स ईयर उसका 2017 था, वर वी आर एडिशन अंडर सेक्शन 111
वर मेड इन द फॉलोइंग मैनर, या के सेम वे एंट्रीज लिखी हैं जो हम ऑलरेडी पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ें उन्होंने पहले भी हमें एक नोटिस के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्रोसीडिंग का जो नोटिस था उसके अंदर ये चीज़ें उन्होंने टैक्स पेयर को पहले भी एक्सप्लेन के लिए भिजवाई थी कि इसका ब्रेकअप वगैरह प्रोवाइड करो या इसकी एक्सप्लेनेशन और एविडेंस वगैरह दो ताकि ये प्रोसीडिंग जो है वो वहीं पे क्लोज हो जाए। अगर उसने ये चीज़ें प्रोसीडिंग जो है वो फॉलो अप नहीं की इसलिए उसको 182 का जो नोटिस जो है वो पेनल्टी का आया हुआ है। ये प्रोसीडिंग इसीलिए स्टार्ट हुई है 182 की क्योंकि उसने पहले जो इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया। टोटल अमाउंट सेम वही लिखी हुई है 13 मिलियन की नीचे लिखी हुई है सेम वही अमाउंट। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं इन लाइट ऑफ फॉरगोइंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ ₹13 मिलियन स्टैंड एस्टैब्लिश एंड देयरफॉर अट्रैक्ट पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड, आगे पैरा नंबर टेबल लिखा हुआ है और सेक्शन 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम इक्वल टू द अमाउंट टैक्स्ड इन द ऑर्डर 122 ऑफ द ऑर्डिनेंस डेटेड लिखा हुआ है पेनल्टी सेक्शन इज रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। ये सेम चीज़ उन्होंने फिर दोबारा लिखी हुई है कंसीलमेंट से रिलेटेड। मेन चीज़ जो है वो नीचे उन्होंने लिखी हुई है कि जो पेनल्टी का सेक्शन जो है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेक्शन आपको जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये जो पेनल्टी का सेक्शन लिखा हुआ है ये आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो मे बी अभी जो हर ईयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेट होता है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने अमाउंट वगैरह जो है वो अपडेट की हो या सेक्शन के अंदर कुछ एडिशन की हो या मे बी आप वीडियो जो है वह कुछ अरसे के बाद 6 माह बाद साल बाद 2 साल बाद या काफ़ी अरसे के बाद देखें तब आपको ये सेक्शन जो है वो थोड़ा सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिफरेंट दिखे और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो। तो ये सेक्शन जो है वो हर ईयर जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेट होता है तो उसमें ये चीज़ें अपडेट हो सकती हैं तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब सेक्शन लिखा हुआ है वेयर एज अ पर्सन हैज कंसीलमेंट इनकम आर फर्निश्ड इन एक्यूरेट पार्टिकुलर ऑफ सच इनकम, कोई भी बंदा ऐसा है जो है वो अपनी इनकम जो है अपनी इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स जो होती है एनुअल उसके अंदर अपनी इनकम की कंसीलमेंट करता है, मतलब कि वो कम लिखता है एक्चुअल से या कुछ चीज़ें पार्टिकुलर्स जो हैं वो इनएक्यूरेट लिख देता है, मतलब कोई गलत अमाउंट लिख देता है गलत हेड्स के अंदर लिख देता है। तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दी सप्रेशन ऑफ एनी इनकम आर अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो जितनी भी वो अमाउंट वगैरह के बारे में इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो वो जो है चार्जेबल टू टैक्स होगी। दी क्लेमिंग ऑफ एनी डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली incurred or any act referred the subsection of 1 of section 111 in course of any proceeding under the income tax ordinance before any income tax authority or the appellate tribunal। अब यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो उनकी टैक्स अमाउंट ज़्यादा बन रही होती है जो उन्होंने पे करनी होती है टैक्स लाइबिलिटी, उसको कम करने के लिए वो अपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, उसकी बेस पे उनका टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ भी है कि अगर आप अपने इस तरह का कोई काम करते हैं अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह आपने क्लेम किए होते हैं उनकी भी आपको बाद में एक्सप्लेनेशंस वगैरह देनी पड़ सकती है, उनका ब्रेकअप उनके एविडेंस वगैरह कि ये वाकई ही आपने एक्सपेंडिचर्स इतने किए हैं जो आप क्लेम कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर इस तरह का कोई सीन होता है और वहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो गिल्टी फाउंड होता है तो वो उसके फिर वो अमाउंट जो है वो भी कंसीडर की जाती है कंसीलमेंट ऑफ इनकम या फिर उसने जो है वो इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स जो हैं वो उनको तस्वर किया जाता है तो इस सूरत में भी आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लग सकती है। अच्छा यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 100,000 रुपीज़ और एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स विच द पर्सन सॉट टू एवेड विच एवर इज हायर, या तो वो है 100,000 रुपीज़ जो है वो या फिर उसकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी उस अमाउंट के ऊपर बन रही होगी उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो पे करेगा। अब ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लो कि कोई टैक्स पेयर है उसने कोई कंसीलमेंट वगैरह की है तो उसका जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उस अमाउंट के ऊपर 100,000 से कम है तो उस सूरत में वो 100,000 जो है वो पे करेगा क्योंकि ये हायर अमाउंट है। या फिर ये हो सकता है कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो 100,000 से ज़्यादा बन रही है तो सूरत में वो 100,000 पे नहीं करेगा, वो दूसरी अमाउंट जो हायर अमाउंट होगी टैक्स लाइबिलिटी की वो पे करेगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। हाउएवर नो पेनल्टी शैल बी पेएबल ऑन मेयर डिसअलाउंस ऑफ अ क्लेम ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑफ एनी इनकम और अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन और मेयर डिसअलाउंस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन टू बी डिडक्टेबल अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट द पर्सन मेड द क्लेम नोइंग इट टू बी रॉन्ग। अच्छा यहाँ पे ये भी ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर कोई आप अपना एक्सपेंस जो है वो गलत जो है वो
लिख के अमाउंट उसकी उसको क्लेम कर लेते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर आपके वो एक्सपेंस प्रॉपर हैं, आपके पास उनके एविडेंस वगैरह हैं, वो आपने सही क्लेम किए हैं, तो उस सूरत में आपको फिर वो पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन ये है कि ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप जो भी अमाउंट क्लेम कर रही हैं उसके ऊपर आपके प्रॉपर एविडेंसेस वगैरह होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैंने आपको शायद ऑलरेडी भी बताई हो कि आपको एक नोटिस आता है, उसमें आपने एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपको ऑडिट प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक नोटिस आता है, तो उसके आपने एविडेंस वगैरह, उसमें भी यही होता है कि आपके डिफरेंट हेड्स के बारे में आपसे एक्सप्लेनेशंस पूछी जाती हैं। वो ऑडिट से रिलेटेड आपका केस होता है, आपका ऑडिट ओपन होता है। तो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर जितने भी हेड्स होते हैं, लाइक आपने जैसे एक्सपेंडिचर्स हैं तो उसमें आपके रेंट के होते हैं, सैलरीज के होते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, और भी डिफरेंट हेड्स होते हैं, तो उनकी वो एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं। क्योंकि हर अगर आपका बिजनेस है या कंपनी है तो हर हेड के अंदर अमाउंट्स जो हैं वो लैक्स में होंगी या मिलियंस में होंगी, तो वो सूरत में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है हर हेड की। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स की एक्सप्लेनेशन रेडी करते हैं, या फिर उनके जो है वो हम एविडेंस वगैरह रेडी करते हैं। अगर आपके पास वो एविडेंस वगैरह ना हो, कुछ सम टाइम केसेस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपके पास जो है वो 4-5 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना कोई नोटिस आ जाता है ऑडिट का, तो आपके पास वो एविडेंस उस वक्त नहीं होते, तो वो आप उनको फिर कैसे एक्सेल के अंदर रेडी करेंगे, कोई भी हेड है उसका आप ब्रेकअप कैसे रेडी करेंगे। तो ये चीज़ें शायद हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो एक केस हम फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे। उसमें ऑडिट अगर आपका ओपन होता है तो उसके अंदर आप इस तरह चीज़ें जो हैं वो खुद से रेडी करेंगी। जैसे कि फ़र्ज़ कर लो ये 13 मिलियन की अमाउंट है, 30 मिलियन का कोई हेड आपने इंक्लूड किया हुआ है। फ़र्ज़ कर लो कि आप कहते हैं कि एनुअल सैलरी जो आपकी कंपनी है, आपने पूरे साल में 13 मिलियन की सैलरीज पे की हैं, या कोई और एक्सपेंडिचर जो आपने बिजनेस का इतना किया उसकी अमाउंट 13 मिलियन है। अब आपके पास उस वक्त जो है जब आपका ऑडिट ओपन होता है तो आपके पास उतने जो है एविडेंस नहीं है 13 मिलियन के, तो उस सूरत में आप फिर 13 मिलियन के एविडेंस खुद कैसे जनरेट करेंगे, 13 मिलियन को आप ब्रेकअप कैसे करेंगे, एनुअल आपके एक्सपेंसेस भी लेके आएंगे, फिर हर एम्प्लॉय की सैलरी एनुअल कितनी है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, फिर आपको उसने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सी सैलरी आपने टैक्सेबल बनानी है और कौन सी बिलो टैक्सेबल बनानी है। हर चीज़ का एविडेंस फिर आपने कैसे रेडी करना है। तो इससे रिलेटेड भी एक केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी वर्किंग्स वगैरह, उससे रिलेटेड कोई नोटिस वगैरह भी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनके रिप्लाई रेडी करना भी हम देखेंगे। उसके बाद नीचे एंड पे लिखा हुआ है यू आर हेयर बाय प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर to explain as to why prescribed penalty of rupees 4 million for concealment of income may not be imposed। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपको जो है वो पहले हमने जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी थी जब आपको जो ऑर्डर आया था अंडर सेक्शन 122 के, उसमें हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन आपको की थी कि आपकी ये दो अमाउंट्स जो हैं वो 1.5 मिलियन और 12 मिलियन की, उसकी आप एक्सप्लेनेशन दें, प्रॉपर उसकी एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करें, और जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो हमें प्रोवाइड करें ताकि आपके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हम स्टार्ट ना करें। अब उसकी उन्होंने नीचे बताया कि कंप्लायंस ऑफ दिस नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन, ये उन्होंने डेट दी थी, लेकिन जो है वो आगे नीचे ये कह रहे हैं ऑन द ड्यू डेट की, ये जो डेट हमने कंप्लायंस की आपको सेक्शन 122 वाला जो ऑर्डर दिया था उसमें आपको हमने बताया था कि इसकी एक्सप्लेनेशन इस डेट तक हमें प्रोवाइड करें। लेकिन क्या हुआ है कि ऑन द ड्यू डेट नीदर एनी कंप्लायंस नार वाज एनी एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट रिसीव्ड, मीनिंग दे आर बाय दैट द टैक्स पेयर हैज़ नथिंग टू से इन इट्स डिफेंस एंड सब्सटेंशिएट इट्स पोजीशन। अब ये है कि ये जो नोटिस पहले आता है ना 182 का, ये पेनल्टी का नोटिस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले जो है इनको 122 का जो नोटिस आता है उसके अंदर उन्होंने यही सेम जो एंट्रीज हैं दो वो उन्होंने मेंशन करके उसको टैक्स पेयर को कहा है कि इस डेट तक जो है वो हमें ये वाली जो डेट यहाँ पे मेंशन की है इस डेट तक हमें इसका प्रॉपर रिप्लाई दें, एविडेंस दें, ब्रेकअप वगैरह प्रोवाइड किए ताकि आपका ये केस जो है वो क्लोज करें। अब उसने ये चीज़ें जो हैं वो स्टेट को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की, ना कोई कंप्लायंस की है, ना कोई उन्होंने कोई आगे उनका रिप्लाई वगैरह दिया है, ना एविडेंस दिया, इसलिए उसका जो है वो 182 की प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि एक जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट, ये वाली एप्लीकेशन जो है वो अक्सर आपको सुनने में मिलेगी, ये लफ्ज़ भी आपको अक्सर सुनने में मिलेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे टैक्स की, या एज ए जॉब कर रहे होंगे टैक्स की, तो या फिर आप सर्विसेज दे रहे होंगे। तो इस एप्लीकेशन को रेडी करना कैसे है, आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, क्योंकि ये अक्सर आपको लिखनी पड़ती है, रेडी करनी पड़ती है
केस टू केस। तो ये एप्लीकेशन कैसे रेडी करनी है ये भी हम अभी जो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है न्यू, इसी केस के अंदर जो है ये चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपको एप्लीकेशन जो एडजर्नमेंट की है ये भी मैं आपको रेडी करना सिखा दूंगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, इसका जो ड्राफ्ट रेडी कैसे करते हैं वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ें उसने प्रोवाइड वगैरह नहीं की हैं, तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो है वो रिकवरी की ये जो पेनल्टी की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। दे आर फॉर द पेनल्टी टू द टून ऑफ ₹4 मिलियन इज असेस्ड एज पर आर्डर इशू डिमांड नोटिस एंड चलान। अब ये देखें कि ये जो टैक्स पेयर है इसने ना तो कंप्लायंस की थी इस डेट को, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई एविडेंस वगैरह प्रोवाइड किया है, ना कोई और चीज़ दी है, इसलिए उसके अगेंस्ट जो है वो रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। अगर इस डेट के अंदर जो है स्टेट तक उसके पास कोई एविडेंस वगैरह प्रॉपर जमा नहीं होते या एक्सप्लेनेशन नहीं रेडी होती या कोई रीज़न हो सकती है कि जिस बेस के ऊपर जो है वो स्टेट तक वो अपनी चीज़ें ना प्रोवाइड कर सकता, तो फिर वो जो है एप्लीकेशन ऑफ एडजर्नमेंट जो है वो ये बना के जस्ट सबमिट कर देता, तो इसको फर्दर डेज जो है वो मिल सकते थे अपने एविडेंस वगैरह रेडी करने के लिए। अब इसने ना तो कोई एविडेंस वगैरह दिए, ना फॉलोअप किया है, ना कंप्लायंस की है, ना उसने ये एप्लीकेशन ये एडजर्नमेंट की दी है, तो इसलिए जो है उन्होंने 182 का पेनल्टी का ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया, जिसके अंदर उसको 13 मिलियन की जो अमाउंट थी उसके ऊपर 4 मिलियन का जो है वो पेनल्टी अब लगा दी है। अब नीचे उन्होंने लिखा हुआ है पेनल्टी का डिस्क्रिप्शन है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 182 फॉर कंसीलमेंट फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम। उसके बाद ये अमाउंट उन्होंने लिखी हुई है, डिसीजन में लिखा हुआ है पेनल्टी अम्पोज। अभी ये उसको ऑर्डर आ चुका है पेनल्टी का, ये नीचे कमिश्नर की डिटेल लिखी हुई है। अब ये पेनल्टी का उसको ऑर्डर आ चुका है, अब इसके पास जो है वो फाइनल हल यही है कि अब ये अपील के अंदर जाएगा, क्योंकि अगर ये पेनल्टी का ऑर्डर ना आता उससे पहले जो उसको 182 का जो आया था नोटिस, उसी में अगर वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता तो उसको ये ऑर्डर भी ना आता, ना उसको पेनल्टी लगती, ना उसको अपील में जाना पड़ता। अब ये जो है उसकी टैक्स पेयर की मिस्टेक है, अब उसने खुद नहीं किया या उसने किसी कंसल्टेंट को हायर करके ये चीज़ें जो है उसने वाइंड अप नहीं करवाई, इसलिए उसको यह 4 मिलियन की उन्होंने पेनल्टी लगा दी है। अब ये केस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि फर्दर इसकी अपील के अंदर जब वो अपील में जाता है तो वहाँ पे इसके साथ जो है वो क्या होता है, इसकी अपील जो है वहाँ पे वाइंड अप होती है या पेनल्टी उसको पे करनी पड़ती है या क्या अपील का डिसीजन होता है वो हम देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर हम इस केस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।